तो पढ़े थे हम लोग इसमें। अब देखो इसमें एक चीज ये है कि हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का जो रिमेनिंग पार्ट है। देखिए एक्सरसाइज 2 कुछ बचा हुआ था डिस्कशन के लिए, उसको हम लोग अलग से इवनिंग में कभी लेक्चर लगाएंगे, कल या परसों बता दिया जाएगा, तो सिर्फ हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी जो हम लोग रेगुलर क्लास में पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो डिस्कशन जो भी रिमेनिंग बहुत ज्यादा था ना, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 कुछ डिस्कस हुआ भी था। तो एक्सरसाइज 2 का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम लोग कभी इवनिंग क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो दिखाओ कहाँ तक हो गया था ये। तो इसी में देखना हम लोग देख रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट। इसी में कुछ क्वेश्चन हम लोग थ्योरी देख चुके थे इसका इंडक्टिव इफेक्ट का। इसी के कुछ क्वेश्चन देखने अभी यहाँ पे हम लोगों को। क्वेश्चन इसमें शो द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। शो द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। शो द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्वेश्चन बना सकते इस टाइप से। CH3CH2 CH2NO2। सेकेंड है इसमें O- CN। तो इस एग्जाम्पल में देख लोगे, उसके बाद खुद से आगे का एग्जाम्पल ट्राई करो क्या करना है इसमें। यहाँ पे तो सबसे पहले देखना है कि शो द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ से इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले देखना है कि ये कार्बन चेन है कोई। अब इस कार्बन चेन में अब NO, ये तो कार्बन चेन है, अब इसमें जो एडिशनल ग्रुप है वो क्या है NO2। तो सबसे पहले NO2 को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि NO2 किस नेचर का ग्रुप। हम लोग दो टाइप के पढ़े थे, प्लस आई और माइनस आई। तो प्लस आई और माइनस आई में ये किस कैटेगरी का ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। तो देखो उसमें चेक करो प्लस आई या माइनस आई। माइनस आई कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कुछ वैल्यू अगर याद रखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो फिर आसानी से याद रह पाएगा ये। देखिए इस कार्बन की बात करें हम लोग यहाँ पे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा है sp3, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या था 2.5, और ये क्या आ गया नाइट्रोजन, इसका क्या था 3, और ये NO2 दो ऑक्सीजन भी और आ रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल जो इसका माइनस आई था बहुत ज्यादा था यहाँ पे। और माइनस आई कैसा ग्रुप होता था, एक्सेप्टर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा ये। तो डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, इस डायरेक्शन में दिखाएंगे यहाँ पे। और फिर जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने तरफ एक्सेप्ट करा तो इस पे कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इस टाइप से सोच सकते हैं यहाँ पे। और किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है इंक्रीज करता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे जब इलेक्ट्रिक स्टार्ट किए थे। इसका अगर इंक्रीज कर गया तो इससे अब इसका ही ज्यादा हो गया, तो डायरेक्शन फिर इसके तरफ रहेगा और सिमिलरली इसके तरफ यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़े थे, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। अगर कुछ याद हो पॉइंट, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और इस NO2 ग्रुप का जो इफेक्ट होगा आफ्टर 3 कार्बन एटम वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसमें डायरेक्शन दिखाने का मतलब बस सिर्फ एरो दिखाना था इस टाइप का यहाँ पे। अब इस केस में आया यहाँ पे हम लोग इसको ध्यान से देखोगे। अब यहाँ पे ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे CN है। वो नेगेटिव किस नेचर का ग्रुप शो कर रहा है, प्लस है या माइनस है, ये सोचना है यहाँ पे। प्लस आई लोग क्लास नोट्स में देख चुके थे कि कोई भी अगर नेगेटिवली चार्ज एटम आ रहा है वहां पे तो
और ये क्या आ रहा है माइनस आई। तो प्लस आई ग्रुप जो आ रहा है किस नेचर का होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है या रिलीजिंग ग्रुप होता है। इसमें डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे हम लोग एरो का, इस तरीके से डायरेक्शन दिखाना है यहाँ पे। अब देखना कि ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड भी और सिग्मा बॉन्ड भी है यहाँ पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसे ऑपरेट होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू या पाई बॉन्ड के थ्रू। सिग्मा एक पॉइंट देखो, उसमें हम लोग स्टार्टिंग में लिखे होंगे, the inductive effect operates only through sigma bond, it does not involve in pi bond। ऐसा कोई पॉइंट होगा वहां पे, उसी पॉइंट को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड भी दिख रहा है और सिग्मा बॉन्ड भी है यहाँ पे। यहाँ पे जो हम अगर इसको हम लोग पाई बॉन्ड मान रहे हैं इस केस में, ये जो आ रहा है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, तो सिर्फ इसी में दिखाएंगे एरो। फिर यहाँ क्योंकि ये जो Cn आ रहा है ये माइनस आई है, तो माइनस आई है तो वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, जिससे किसमें दिखा रहे हैं। इसमें एरो का डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, नीचे की तरफ यहाँ पे है। अब जब इसमें नीचे की तरफ आ रहा है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस टाइप से इसमें एरो का डायरेक्शन देगा। तो सिंपल सा एरो का डायरेक्शन, इंडक्टिव का डायरेक्शन दिखाने का मीनिंग क्या था कि अगर कोई प्लस आई ग्रुप है उससे दूर दिखाएंगे एरो, और कोई माइनस आई ग्रुप है तो अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो एरो का डायरेक्शन उसी की तरफ दिखाना है यहाँ पे। इसको नोट करो, बाकी कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। उसी ग्रुप को आइडेंटिफाई करना था, कौन सा प्लस आई कौन सा माइनस आई, फिर आसानी से दिखा पाओगे उसका डायरेक्शन क्या रहता है। अब यहाँ पे जो कुछ और एग्जांपल है इसमें देखना है यहाँ पे हम लोगों को। अब यहाँ पे सोचना है कि इसमें तो कार्बन चेन है, एक्स्ट्रा क्या आ गया इसमें, फ्लोरीन। फ्लोरीन किस नेचर का होता है, प्लस आई या माइनस आई, माइनस आई। जैसे पता चल गया कि ये माइनस आई ग्रुप है, इसमें जो एरो का डायरेक्शन दिखाएंगे वो क्या रहेगा, इसमें फ्लोरीन की तरफ ही रहेगा यहाँ पे। अब देखना कि फ्लोरीन की तरफ दिखा रहे हैं तो फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज रहेगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब इस पे अगर पार्शियल चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉनिटी का वैल्यू क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है इस एटम का। इससे इसका अगर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पे एरो का डायरेक्शन फिर इसकी तरफ यहाँ पे, और ये भी तो सेम डिस्टेंस पे, तो इसका भी डायरेक्शन इसी तरह दिखाएंगे। और इस पे भी कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, डबल पार्शियल, ऐसा कुछ लोग क्लास नोट्स में दिखाए थे स्टार्टिंग में। तो इसका भी डायरेक्शन इधर से रहेगा यहाँ पे, और इसको भी इधर से दिखा पाएंगे, ये प्रॉपर डायरेक्शन है यहाँ पे। अब इस केस में अगर डायरेक्शन दिखाना हो यहाँ पे है, यहाँ पे भी Cl आ रहा है और इधर भी Cl आ रहा है, दो क्लोरीन आ रहा है यहाँ पे। इस क्लोरीन, ये sp3 कार्बन और ये क्लोरीन, क्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाता है, माइनस आई, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है 3, और ये कार्बन क्या होता है sp3, इसका 2.5। इसमें इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्लोरीन का ज्यादा, देखने इसी की तरफ एरो का डायरेक्शन रहेगा यहाँ पे। अब देखना कि इधर भी तो क्लोरीन है यहाँ पे है, इधर भी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ इधर से एक्सेप्ट करेगा ये, और ये इसके नजदीक आ रहा है कार्बन, तो इसका डायरेक्शन हम इधर दिखाएंगे, और ये इसके नजदीक आ रहा है यहाँ पे, इसका डायरेक्शन इधर दिखाएंगे। अब ये जो बॉन्ड है यहाँ पे है, जितने डिस्टेंस पे क्लोरीन का एस्पेक्ट में आ रहा है उतने डिस्टेंस पे ये भी है, इसमें दोनों तरफ एरो दिखा दोगे यहाँ पे इस टाइप से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाला जो बॉन्ड है इसके एस्पेक्ट में भी सेम डिस्टेंस पे, इस क्लोरीन के एस्पेक्ट में भी सेम डिस्टेंस पे है, इसमें एरो का डायरेक्शन दोनों तरफ दिखा देना है यहाँ पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था, और एक इसमें यहाँ पे ध्यान से देखना था कि दो दो क्लोरीन अगर आ रहा हो, ये दोनों डायरेक्शन दिखा रहे थे, इसी में एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट।
फिर दिक्कत हो रहा है यहाँ पे चला रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का भी एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें यहाँ पे CH3 CH2 CH2 NO2 CH3 CH2 CH2 CN CH3 CH2 CH2 F CH3 CH2 CH2 और क्लोरीन। अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट में टॉपिक है तुम लोग पढ़ चुके होंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो डायपोल मोमेंट का जो डेफिनेशन होता है इस चारों में अगर हम लोग 1 2 3 4 बोल रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, इस चारों में डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा यहाँ पे, ये ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो जो डायपोल मोमेंट रहता है, डायपोल मोमेंट को इंडिकेट किससे करते हैं हम लोग, म्यू से, ऐसा कुछ पढ़े हो गए। और इसका जो डिफिनेशन होता है डायपोल मोमेंट का होता है Q into D, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो डायपोल मोमेंट का डिफिनेशन क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, Q into D। अब देखना कि इस चारों में डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा है यहाँ पे। तो देखना कि डिस्टेंस जो यहाँ पे इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी NO2 CN क्लोरीन और क्लोरीन, तो डिस्टेंस तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। बट देखना कि चार्ज, तो चार्ज किस में ज्यादा डेवलप होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताऊं यहाँ पे है, जैसे कि HF है और HCl है यहाँ पे। तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। इसको अगर मैं 1 बोल लूं और इसको 2 बोल लूं यहाँ पे है, तो जितना इस पे पार्शियल नेगेटिव उतना इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल 1 नेगेटिव ज्यादा है या फिर पार्शियल 2 नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, 1 ज्यादा है इसमें। वो कैसे हम लोग बता पा रहे हैं, जहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वहां पे क्या रहेगा, ज्यादा चार्ज डेवलप हो पाता है। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन, ये तो सेम है, H और H सेम है, यहाँ पे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा है उस पे क्या रहेगा, ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे देखना है, यहाँ पे NO2 CN क्लोरीन क्लोरीन ये चारों किस नेचर का ग्रुप है, -I नेचर का ग्रुप है। और जब -I नेचर का ग्रुप है तो चारों में से -I नेचर किसका ज्यादा है यहाँ पे। तो देखो ऑर्डर देखो, वहां पे हम लोग -I का ऑर्डर लिख रखे हैं। क्लोरीन का सिंगल एटम में सबसे ज्यादा होता है, बट NO2 सिंगल एटम नहीं है, नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन भी आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स NO2 का यहाँ पे ऑर्डर देखोगे तो NO2 का ज्यादा आ रहा है। NO2 के बाद फिर क्या था, CN का था, फिर क्लोरीन का आ रहा होगा, पीछे ऑर्डर में देखो फिर क्लोरीन का आ रहा था। यहाँ पे जिसका डायपोल मोमेंट -I नेचर ज्यादा है उसी का डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा यहाँ पे, क्योंकि उसका चार्ज उस पर क्या होगा, ज्यादा डेवलप होगा। जैसे कि हम बोल रहे थे इस पे ज्यादा चार्ज डेवलप हो रहा है, जिसका -I का वैल्यू ज्यादा है उस पे ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, Q का वैल्यू उसके लिए ज्यादा होगा, और जिसके लिए Q का वैल्यू ज्यादा है उसी का डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ पे सब इक्वली आ रहा है। तो ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर आ जाएगा इसमें वो क्या रहेगा, 1 2 3 4। ये -I के ऑर्डर के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं, जिसका -I नेचर ज्यादा है उसी का डायपोल मोमेंट भी यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को डायपोल मोमेंट से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, हम लोग जो स्टार्ट किए थे GOC 1 में क्या था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से हम लोग स्टार्ट किए थे। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को मेनली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में 3 इफेक्ट आ रहा था। कौन कौन सा इफेक्ट था, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट था, सेकंड था रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, और थर्ड था हाइपरपेनिट्रेशन। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इंडक्टिव इफेक्ट,
वो हम लोग देख चुके हैं। इसका क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा यहाँ पे। तो एक जो सेक्शन है इंडक्टिव इफेक्ट का, उसका सेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट रहा था इसमें रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है इसमें रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट को वो देखेंगे। सबसे पहले जाना कि रेजोनेंस होता क्या है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक टॉपिक पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, बट वहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में बताया गया होगा और वहाँ पे उतना ही पढ़ना रहता है। अब तो इसका पूरा डिटेल में रहता है रेजोनेंस, वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेजोनेंस की हम लोग डिफिनेशन की बात करें। यहाँ तो रेजोनेंस का जो डिफिनेशन होता है उसका दो डिफिनेशन देखेंगे हम लोग। सबसे सिंपल वर्ड में अगर इसका डिफिनेशन बोला जाए रेजोनेंस का, यहाँ पे देखना है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो सबसे सिंपल डिफिनेशन होगा यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे दो वर्ड आता है, डीलोकलाइज और लोकलाइज। मैं अगर इधर बताऊं यहाँ पे कहीं पे देख लोगे, इसमें यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, डीलोकलाइज और लोकलाइज। तो लोकलाइज वर्ड का मीनिंग क्या रहता है? फिक्स है वो। लोकलाइज है दैट मीन्स क्या है, वो फिक्स है। और डीलोकलाइज है दैट मीन्स वो फिक्स नहीं है, वो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, नॉट फिक्स। यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हो सकता है वहां पे, वो देखेंगे हम लोग। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है या और भी जो इलेक्ट्रॉन देखेंगे नॉन पेयर वगैरह, वो क्या है, वहाँ पे पोजीशन चेंज होता है। तो डीलोकलाइज वर्ड का मतलब क्या है? नॉट फिक्स नहीं है वो। और लोकलाइज वर्ड कहीं पे आ रहा है, वो क्या रहता है? फिक्स है वहां पे। अब इसका एक और प्रॉपर डिफिनेशन देखना है यहाँ पे कि रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। इसको हटा देते हैं यहाँ से। रेजोनेंस इज इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस in which position of pi bond in which position of pi bond and oblique or non-bonding electron changes, but no change in position of any atom. Resonance is an intramolecular process in which position of pi bond and oblique or non-bonding electron changes, but no change in position of any atom. अब देखना यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? इंट्रामोलिकुलर। दो वर्ड पढ़े हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पढ़ चुके हो गए। वहां पे दो वर्ड था, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर। इंट्रा वर्ड का मीनिंग क्या आ रहा है? इंट्रा का मतलब क्या रहता है? एक ही मॉलिक्यूल में। तो इसमें एक कंफ्यूजन भी होता है कि कब हम लोग इंटर बोले और इंट्रा बोले। जैसे कि अगर सुने होगा कि इंटर स्कूल कंपटीशन या इंटर कास्ट मैरिज, वहां पे इंट्रा नहीं होता है। इंटर का मतलब क्या होता है वहां पे? दो के बीच में। और इंट्रा का मतलब, इंटर का मतलब क्या रहेगा? दो के बीच में। और इंट्रा का मतलब क्या रहेगा? एक ही मॉलिक्यूल में। ये याद रख सकते हो। जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन होता है दो स्कूल के बीच में, तो वहां पे दो के बीच में होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में। और इंट्रा का मतलब क्या हो? एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा होगा। इसमें कंफ्यूजन होना कि इंटर का बोलेंगे और इंट्रा का बोलते हैं। इंटर का मतलब दो के बीच में और इंट्रा का मतलब क्या रहेगा? एक ही मॉलिक्यूल में। ये जो प्रोसेस होता है ये एक ही मॉलिक्यूल में रहेगा। इन विच पोजिशन ऑफ पाई बॉन्ड, या तो पाई बॉन्ड का पोजिशन चेंज होगा या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे मतलब जो इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, दैट मीन्स लोन पेयर। यहाँ पे मेनली हम लोग लोन पेयर को क्या बोल रहे हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का भी पोजीशन चेंज हो सकता है या सिर्फ किसी एक का पोजीशन चेंज हो सकता है यहाँ पे। एंड ऑब्लिक और का क्या मीनिंग है?
कि पाई बॉन्ड और लोन पेयर का पोजीशन चेंज हो सकता है साथ में, या फिर किसी एक का भी हो सकता है वहां पे, एंड ऑब्लिक और का ये भी नहीं कहा, बट नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी एटम। तो रेजोनेंस के प्रोसेस में किसी भी एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है, इसका पोजीशन चेंज होगा सिर्फ पाई बॉन्ड का या फिर लोन पेयर का, जो भी नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ उसी का पोजीशन चेंज होता है यहाँ पे। इसमें और भी पॉइंट हम लोग लिखेंगे, बट एक एग्जांपल से देखें यहाँ पे हम लोग, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब यहाँ पे देखना है कि एक ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इस कंपाउंड का नेम क्या होता है, ये जो आयंस बन रहा है, चलो इसका नेम नहीं पता, जिसका तो पता होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका नेम क्या है, इथेनोइक एसिड। IUPAC नेम बिल्कुल करेक्ट है, इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम क्या होगा इसका, एसिटिक एसिड। ये सब लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जवाब आ रहा है बाकी लोग बैठे हुए यहाँ पे। हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ चुके तो उसको फिर साइड कर देना है, तो उसको याद भी रखना है। ये क्या, एसिटिक एसिड। अब क्या होता है, किसी भी एसिड में से अगर H प्लस को हटा दिया जाए, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, OH है। आयनिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ चुके होंगे तुम लोग फिजिकल में, कुछ लोग पढ़े हुए, कुछ लोग बाकी है। वहां पे क्या होता है, देखिए OH है, यहाँ पर अगर H प्लस के फॉर्म में इसको अगर हटाया जाए, यहाँ पे इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। H प्लस को अगर हटाते हैं, यहाँ पे है H प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, H प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, क्योंकि H प्लस के पास क्या है, H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, H प्लस आ गया, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास H प्लस के पास सिर्फ एक प्रोटॉन बच जाता है, इसलिए H प्लस को प्रोटॉन भी बोला जाता है, ये भी याद रखना है। H प्लस के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसलिए H प्लस को ही प्रोटॉन बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे H प्लस को बाहर कर देना है, H प्लस को बाहर कर देना, दैट मीन इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, H प्लस के फॉर्म में बाहर जाएगा, दैट मीन ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके बाहर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली आता है कहाँ पे, वो ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाता है यहाँ पे, तो फिर ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है हाइड्रोजन का। ये एसिटिक एसिड था, और एसिटिक एसिड से ये सॉल्ट बन रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग एसीटेट आयन। इसका नेम क्या रहेगा यहाँ पे, एसीटेट आयन। तो एसिटिक एसिड से ये बन रहा है, इसको नहीं क्या दे रहा हूँ, एसीटेट आयन। अब देखना कि यहाँ पे जो O नेगेटिव होता है यहाँ पे है, अभी ये इस ऑक्सीजन पे है। अब जब रेजोनेंस का प्रोसेस होता है यहाँ पे CH3 C O माइनस C डबल बॉन्ड O, अब ये नेगेटिव चार्ज इसी ऑक्सीजन पे, क्यों इस ऑक्सीजन पे भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ पर भी दिखा सकते हैं इस केस में। यहाँ पे जो ये एक दूसरे का आ रहा है यहाँ पे है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये तो नेम था, ये नेम लिख लोगे यहाँ पे, एसिटिक एसिड, इसका नेम मैं लिख देता हूँ एसीटेट आयन। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ रहा है। यही जो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान से देख लोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका एक और नेम रहता है, हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो किसी भी एक कंपाउंड का या किसी भी एक आयन का एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर अगर पॉसिबल हो रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये डिफिनेशन पढ़ा हुआ केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में जो डिफिनेशन बताया जाता है वहाँ पे है कि किसी भी एक स्ट्रक्चर, किसी भी एक कंपाउंड का या आयंस का एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं वहाँ पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस ऑप्शन पे और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इस ऑप्शन पे, यहाँ पे एक दूसरे का क्या रहता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसी दोनों को कंबाइन करके एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे है CH3C। अब देखना है कि इस केस में डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है। मैं अगर इसको नंबरिंग कर दूं, यहाँ पे इस ऑप्शन को 1 बोल दो, इसको 2। यहाँ पे कार्बन और O1 के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल पोजीशन सेम रखना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, कार्बन और O2 के बीच में, जबकि इस केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन और O1 के बीच में है। तो एक्चुअल में जो डबल बॉन्ड होता है दोनों पोजीशन पे होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पोजीशन पे है या फिर इस पोजीशन पे है।
तो दोनों पोजीशन पे एक साथ दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे है, एक तो कंप्लीट बॉन्ड तो रहेगा ही हमेशा, एक सिंगल बॉन्ड है ही यहाँ पे। अब यहाँ पे भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है और पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह पाई बॉन्ड दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पार्शियल बॉन्ड दिखाते हैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था इस ऑप्शन पे भी है और इस ऑप्शन पे भी है, तो एक नेगेटिव -1 चार्ज इस ऑप्शन पे आ रहा है और यही -1 चार्ज दो ऑक्सीजन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो -1 चार्ज अगर दो ऑक्सीजन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक ऑक्सीजन पे उसका चार्ज कितना रहेगा, -1/2 -1/2 ये दिखा सकते हैं हम लोग। इस पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, -1। यहाँ भी मुझे चार्ज कितना दिखाना है, यहाँ पे -1 ही चार्ज दिखाना है। -1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, मुझे एक ही स्ट्रक्चर में दिखाना है, तो -1/2 -1/2। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सही है बिल्कुल, ये क्या रहता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड को ही हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RH। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे आगे, RS। ये क्या रहता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये रहता है रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको बस नोट कर लोगे और कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या रहता है। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, रेजोनेंस का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो रेजोनेंस का अगर सिंपल सा डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या बताओगे, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि याद रखना भी आसान सा है। उसी का सेकंड डेफिनेशन इसको हम डिटेल में और देख रहे थे कि रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलेकुलर प्रोसेस इन व्हिच पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड ऑब्लिक ऑफ, ये भी एक डेफिनेशन है यहाँ पर। और इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, अब देखना कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं एक दूसरे के यहाँ पे वो हाइपोथेटिकल होते हैं, कुछ पॉइंट्स नोट कर लेना यहाँ पे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर is a hypothetical structure while resonance hybrid is a real structure. Resonating structure is a hypothetical structure while resonance hybrid is a real structure. Resonating structure cannot be isolated. जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों आइसोलेट नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो तो रियल है ही नहीं, वो कैसा रहता है, हाइपोथेटिकल, और हाइपोथेटिकल चीजों को हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रेजोनेंस हाइब्रिड is a combination of resonance hybrid is a combination of
combination of all resonating structure. ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो वहां से ये देख सकते हैं। तब जो रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग बना रहे हैं वहां पे है, तो जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसी के कॉम्बिनेशन से हम लोग बना रहे होते हैं यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जैसे हम लोग रेजोनेंस करा रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे में क्या रहा है यहाँ पे है। आप देखोगे यहाँ पे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में रेजोनेंस का प्रोसेस होता कैसे यहाँ पे है। ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे है, ये इसके साथ कंजुगेशन में होता है यहाँ पे। कंजुगेशन का मतलब हम लोग देखते हैं पहले यहाँ पे तीन वर्ड पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि होता है कंजुगेटेड, आइसोलेटेड और क्यूमुलेटेड। नाम सुने कभी? तो देख लेते हैं हम लोग इसका। सबसे पहले इसको देखना है यहाँ पे, कंजुगेटेड, क्यूमुलेटेड और आइसोलेटेड। अब यहाँ पे देखना है कि कंजुगेटेड वर्ड का जो मतलब रहता है इसको बोलते हैं, देखिए कंजुगेटेड कहीं पे आ रहा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? अल्टरनेट। देखिए डबल बॉन्ड की बात करें हम लोग यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्ड कैसे आ रहा है यहाँ पे, हम लोग बोलेंगे दोनों डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है, अल्टरनेट आ रहा है। डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये क्या आ रहा है? अल्टरनेट। फिर वर्ड है क्यूमुलेटेड। क्यूमुलेटेड वर्ड मतलब क्या रहता है? कंटिन्यूअस। अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो सकता है, जो भी रहेगा आगे देखेंगे बट वो क्या अल्टरनेट। क्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस। अब इस तरह का कोई सिस्टम अगर आ रहा है यहाँ पे, इसमें जो डबल बॉन्ड आ रहा है तो कैसे आ रहा है यहाँ पे? कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटेड सिस्टम। और एक रहता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या रहता है? ना तो वो अल्टरनेट आ रहा हो ना तो कंटिन्यूअस आ रहा हो, दैट मींस ना तो कंजुगेटेड हो ना तो क्यूमुलेटेड हो। इसके एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखना है यहाँ पे ध्यान से, ये जो दोनों डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, दोनों पाई बॉन्ड है, वो अल्टरनेट भी नहीं आ रहा है। अल्टरनेट कहीं चेक करते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और बीच में भी लेना चाहो और ऐड करना चाहो कर सकते हैं इस टाइप से। यहाँ पे तीनों डबल बॉन्ड कैसे आ रहा है? अल्टरनेट आ रहा है, और अल्टरनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये तीनों डबल बॉन्ड आपस में कैसे कंजुगेटेड है, कंजुगेशन में ये तीनों पाई बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है? कंटिन्यूअस आ रहा है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड सिस्टम। और इसको क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या था? ना तो वो कंजुगेटेड हो ना तो क्यूमुलेटेड हो, ये ना तो अल्टरनेट आ रहा है ना तो फिर कंटिन्यूअस आ रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोलेटेड। तो पहले ये इस तीन वर्ड का मीनिंग समझना था कि कंजुगेटेड, क्यूमुलेटेड और आइसोलेटेड कैसे किया जाता है, इसको भी नोट कर लो यहाँ पे। सिंपल सा याद रखना, कुछ रखना नहीं है। कंजुगेटेड का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट। डबल बॉन्ड के एस्पेक्ट में देखें तो डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेट आ रहा हो उसको क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड। क्यूमुलेटेड का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? कंटिन्यूअस। जो भी आ रहा है डबल बॉन्ड अगर कंटिन्यूअस आ रहा है उसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड दोनों में से जो कोई नहीं हो, आइसोलेटेड हो बिल्कुल। यहाँ पे जो हम लोग ध्यान देंगे तो वो क्या रहता है? मुझे कंजुगेटेड सिस्टम चाहिए, कहीं भी अगर एलिमेंट्स का प्रोसेस हो रहा है उसके लिए कंजुगेशन होना नेसेसरी है वहां पे। तो सबसे पहले देखना यहाँ पे कि रेजोनेंस होता कहाँ पे है। लोग कैसे पता कर पाएंगे कि सर इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से देखो। इसको बोलता हूँ यहाँ पे टाइप ऑफ कंजुगेशन। टाइप ऑफ कंजुगेशन। तो जहाँ पे रेजोनेंस होगा उसको हम लोग कैसे पता करते हैं? तो टाइप ऑफ कंजुगेशन जो हम लोग देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो कंजुगेशन देखेंगे
उससे पता कर पाते हैं। इसी को हम बोलते हैं होगा ये पता कैसे करेंगे, ये जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना रहेगा यहाँ पे। फर्स्ट टाइप का कंजुगेशन आता है जहाँ पे कि रेजोनेंस हो पाता है। रेजोनेंस का मतलब क्या है, रेजोनेंस कौन सा हो पाएगा, उसके लिए मुझे टाइप ऑफ कंजुगेशन चेक करना रहता है। तो फर्स्ट टाइप का कंजुगेशन है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बोलने का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाता है। लोग नोमेनक्लेचर में भी लिख लेते हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग क्या आता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकता है। तो मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेटेड विद मल्टीपल बॉन्ड, और मेनली यहाँ पे लोग डबल बॉन्ड पे फोकस करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का केस बहुत ज्यादा नहीं आता है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में कहीं आ रहा है, हम लोग बोल पाएंगे वहां पे रेजोनेंस का प्रोसेस हो पाएगा। कैसे होता है तो अभी हम लोग देखेंगे आगे। सेकेंड कंडीशन आता है इसमें, तो मल्टीपल बॉन्ड के लिए हम लोग मेनली डबल बॉन्ड लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम केस में डबल बॉन्ड का ही केस लेके देखेंगे, बट कुछ केस में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, इसलिए मैंने मल्टीपल बॉन्ड लिख रखा है। नेक्स्ट है इसमें डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद नेगेटिव चार्ज। फोर्थ पॉइंट है डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद लोन पेयर। फिफ्थ है डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद फ्री रेडिकल। सिक्स पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज adjacent with लोन पेयर। बस ये 6 पॉइंट देखना है यहाँ पे। टाइप ऑफ कंजुगेशन में फर्स्ट टाइप का मल्टीपल बॉन्ड, या सिंपली रीड कर सकते हैं इसको डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल नाम सुने पहले कभी? पॉजिटिव चार्ज तो पता है, नेगेटिव चार्ज भी पता है, लोन पेयर भी पता है, फ्री रेडिकल एक नया टर्म आ रहा है, तुम वो देखेंगे वहां पे पढ़े होगे वैसे तुम लोग। देखिए केमिकल बॉन्ड में पढ़े होगे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, नाम सुने कभी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल? नाम तो क्या होता है वो तो नहीं पता है, कितना पता हो तो देखेंगे, नाम तो सुने हो कम से कम। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल दैट में जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। देखिए लोन पेयर किसको बोलते हैं, जब वो पेयर्ड में हो कहीं देखिए ऑप्शन आ रहा है, जब दो इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं एक साथ तो क्या बोलते हैं लोग, लोन पेयर। जब कहीं पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे वहां पे तो हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल, ये याद रखना है वहां पे। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। और जब दो इलेक्ट्रॉन को पेयर के फॉर्म में दिखाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। बाकी आगे आएगा वहां पर हम देखेंगे। और लास्ट का कंजुगेशन होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट विद लोन पेयर। यही मेनली 6 टाइप का कंजुगेशन है जो कि हम लोगों को पूरे रेजोनेंस के प्रोसेस में पढ़ना रहता है, जिसमें एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट है इसमें मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद डबल बॉन्ड। नोट कर लिया तक सब लोग? सबसे फर्स्ट जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
तो देखते हो तूने स्टेरिंग डाल लोगे इसमें मल्टीपल बॉन्ड या इसको डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद डबल बॉन्ड कर लोगे। स्टेरिंग डालने के बाद अब यहाँ पे देखना है बोर्ड पे इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर आ रहा हो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ध्यान से अल्टरनेट आ रहा है कंजुगेटेड सिस्टम है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही पॉइंट था कि डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है यहाँ पे रेजोनेंस का प्रोसेस हो पाएगा। अब देखना कि रेजोनेंस का प्रोसेस एक्चुअल में होता कैसा यहाँ पे है या किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता ही क्यों है वो देखना है यहाँ पे है। कैसे पता चलेगा कि रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस अगर हो रहा है तो क्यों होता है रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल में। अब देखना है ध्यान से यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग आ रहा है यहाँ पे है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ढंग से CH H CH CH2 या H को इस टाइप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखना है कि जो पाई बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है ओवरलैपिंग में कुछ याद हो डीबीटी में पढ़े होगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग नाम सुने कुछ ऐसा। तो जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग इसको इस तरीके से दिखा रहा है यहाँ पे। इस टाइप से ये पाई बॉन्ड बनता है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो पाई बॉन्ड नहीं है यहाँ पे ऐसा नहीं ऊपर भी पाई बॉन्ड बन रहा है नीचे भी पाई बॉन्ड ये एक ही ऑर्बिटल ये px है ये भी क्या होगा px होगा तभी ये बॉन्ड बन रहा होगा यहाँ पे पाई बॉन्ड ये तो ये पाई बॉन्ड बन गया इस पाई बॉन्ड की बात करें हम लोग यहाँ पे है ये भी क्या होगा लेटरल ओवरलैपिंग से बन रहा होगा यहाँ पे। अब इसके बीच में क्या रहेगा यहाँ पे है पाई बॉन्ड यहाँ भी आ रहा होगा। अब देखना है कि यहाँ पे जितने डिस्टेंस पे ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप डिस्टेंस पे ये दोनों ऑर्बिटल आ रहा था यहाँ पे और जितने डिस्टेंस पे ये दोनों ऑर्बिटल था उतने ही डिस्टेंस पे ये दोनों ऑर्बिटल भी आ रहा है ये और ये ध्यान से देखना है ये ये दोनों ऑर्बिटल जितने डिस्टेंस पे था जितने डिस्टेंस पे ये दोनों था उतने ही डिस्टेंस पे ये दोनों ऑर्बिटल भी तो है यहाँ पे। इसके बीच में अगर ओवरलैपिंग हो रहा है इसके बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ भी अब ओवरलैपिंग हो सकता है इस केस में एक्चुअल में यहाँ भी ओवरलैपिंग हो रहा होता है इसको भी हम लोग यहाँ पे इस टाइप से दिखा पाएंगे। और यहाँ भी ओवरलैपिंग हो रहा है इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा था दोनों ऑर्बिटल के बीच में यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा था यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा था दोनों के बीच में यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा था। अब जब इसके बीच भी ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा यहाँ पे। तो जब पाई बॉन्ड यहाँ पर भी बन रहा है तो उसी को रेजोनेंस को प्रोसेस से दिखाना है यहाँ पे रेजोनेंस के प्रोसेस में कैसे दिखाएंगे इसको जो हम लोग दिखाते हैं बेसिकली यहाँ पे इस टाइप से देखना है यहाँ पे। ये जो CH2 डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज करता है। पोजीशन चेंज करने मतलब क्या रहेगा ये जो पाई बॉन्ड है वो दिखाएंगे कि ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर रहा है यहाँ पे है और ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये इधर मूव कर रहा है यहाँ पे। ये क्या होगा किसी भी साइड से दिखा सकते हैं इधर से एरो दिखाओ या फिर इधर से एरो दिखाओ। अब जब हम लोग दिखा रहे हैं ये पाई बॉन्ड ओपन होके यहाँ पे आ रहा है इस केस में ध्यान से देखना यहाँ CH2 C यहाँ पे एक ही बॉन्ड था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाना है CH और किसी एटम का पोजीशन चेंज नहीं करना है। डिफिनेशन ही क्या था इसका डिफिनेशन देखोगे तो वहां पे सिर्फ किसका पोजीशन चेंज होना है पाई बॉन्ड का या लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग मतलब क्या था लोन पेयर का किसी भी एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है रेजोनेंस के प्रोसेस में। यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे ये जो पाई बॉन्ड है इसको यहाँ से ओपन कर रहे हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये जो पाई बॉन्ड ओपन हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है कार्बन पे। अब देखना कि इस पाई बॉन्ड का ये पाई बॉन्ड ओपन होकर यहाँ पे आ गया इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पे देखने ध्यान से। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन था एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था लेकिन जब ये दोनों बॉन्ड ये पूरा पाई बॉन्ड ओपन होकर यहाँ पे आ गया इस पाई बॉन्ड का अगर पूरा ओपन होकर यहाँ पे आ गया है इस कार्बन का भी तो एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे है इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इस पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज।
अब देखना है कि यहाँ का जो पाई बॉन्ड था, ये इस पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा, तभी तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। लेकिन जब ये पाई बॉन्ड हम लोग बता रहे हैं कि ये इस कार्बन पे, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जा रहा है, इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया, एक तो इसका है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, एक इसका खुद का और एक इस कार्बन का है। इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे। ये ध्यान से देखना है कि जब इस पाई बॉन्ड को इधर मूव करा रहे हैं तो यहाँ तो पाई बॉन्ड बन गया इस केस में, यहाँ पे क्या रहेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ये पाई बॉन्ड मूव करता है यहाँ पे, इस पाई बॉन्ड को भी मूव कराएंगे यहाँ पे। मान लो कि सिर्फ इसी पाई बॉन्ड को यहाँ पे लाया, इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे ही रहने दिए, इस टाइप से। इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन भी है, तो टोटल 5 बॉन्ड हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं होता है कभी भी। तो जैसे ये पाई बॉन्ड अगर मूव कर रहा है तो इस पाई बॉन्ड को भी ओपन करना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो एक्चुअल में जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि अभी पाई बॉन्ड यहाँ पे था और यहाँ पे था, जो कि इसके बीच में पाई बॉन्ड बन रहा था, लेकिन अब पाई बॉन्ड जब इसके बीच भी ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड बनेगा। इसी पाई बॉन्ड को कैसे दिखाना यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि पाई बॉन्ड अब इस बीच में आ गया यहाँ पे। इसको मैं अगर नंबरिंग भी कर दूं इस केस में, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 कार्बन और 3 4 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड था, यहाँ पे पाई बॉन्ड किसके बीच में आ गया है, 2 3 के बीच में यहाँ पे। ये दोनों एक दूसरे का जो रहता है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। तो किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता ही क्यों है, तो इसका मेन रीजन यही है यहाँ पे। इसका जो ऑर्बिट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ये जो ऑर्बिटल डायग्राम आ रहा है, इसमें जो पाई बॉन्ड है इस 2 कार्बन के बीच में, 3 4 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड था, बट एक्चुअल में इसके बीच में ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये भी सेम डिस्टेंस पे, इतने ये था उतने डिस्टेंस पे ये दोनों ऑर्बिटल भी है, और जब इसके बीच भी ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड बनेगा 2 3 के बीच में भी। और जब 2 3 के बीच में पाई बॉन्ड बनता है तो 1 2 और 3 4 का जो पाई बॉन्ड है वो हट जाता है वहां से, और जैसे हटता है तो वो चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब इसी दोनों को क्या बोलते हैं एक दूसरे का, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। अब देखना है कि एक्चुअल में जो रहता है यहाँ पे, तो एक स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहाँ पे है, पाई बॉन्ड यहाँ पे है, और दूसरे आरएस में पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर है 1 2 कार्बन के बीच में भी है, 2 3 कार्बन के बीच में भी है, और 3 4 कार्बन के बीच में भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। उसको अगर एक ही मॉलिक्यूल में दिखाना होगा, इसी को दोनों को कंबाइन करना है यहाँ पे, CH2 CH CH CH2। और इसको कैसे दिखाते हैं फिर यहाँ पे, इसको पार्शियल बॉन्ड से दिखाते हैं। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर भी है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर भी है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस पोजीशन पे भी है यहाँ पे। अब इस पे पार्शियल चार्ज हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे, इस पे क्या आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल ये भी न्यूट्रल है और ओवरऑल ये भी न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे हम लोग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कुछ दिखा देंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कुछ दिखा देंगे यहाँ पे। और यही जो बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग कैसे बना रहे हैं, इसी दोनों को कंबाइन करके ये बना रहे हैं। जो हमने एक पॉइंट लिखे थे अभी कि रेजोनेंस हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसी दोनों को मिला करके बना रहे हैं। यही क्या रहा है इसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड। यही फाइनली रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखना है कि जो ये मॉलिक्यूल आ रहा है, तो ये दोनों तो हम लोग हाइपोथेटिकल है, इसी दोनों हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर के बेसिस में रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं। और यही क्या होता है इसमें, रियल स्ट्रक्चर। यही रियल स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और बीच वाला जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, एक्चुअल में वहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जो कि रेजोनेंस एक्सपेंड करता है। तो रेजोनेंस का अगर प्रोसेस अगर हम लोगों को नहीं पता होगा तो सिर्फ डबल बॉन्ड लगेगा यहाँ और यहाँ पर भी है, बट एक्चुअल में डबल बॉन्ड 2 3 कार्बन के भी बीच में होता है, जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे होते हैं इस केस में। इसको भी नोट कर लो कि ये पहला हम लोग कंजुगेशन देख रहे थे कि डबल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होगा, अल्टरनेट होगा, तभी रेजोनेंस का प्रोसेस हो सकता है। ये तो क्या आ रहा है, ऑर्बिटल डायग्राम को
बोलते हैं। ये जो आ रहा था हमारा कंपाउंड, इसी का ये क्या ऑर्बिटल डायग्राम। इसको नोट भी करो, इस कंपाउंड का नेम भी बताओ, ऊपर वाले कंपाउंड का नेम क्या है यूपीएससी में? ब्यूट 1,3 डाइन में यहाँ पे जब दो डबल बॉन्ड हो उसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ब्यूटा 1,3 डाइन। सही है भाई सर? कोई भी कंपाउंड हो तो उसका बेसिक नेम पता हो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं कि तुम्हें स्ट्रक्चर एक प्रॉपर बना के देगा, उसका नेम भी दे दे, तो नेम पता होना चाहिए। उसका नेम क्या है? ब्यूटा 1,3 डाइन या 1,3 ब्यूटाडाइन। अब यहाँ पे देखो सर, इसमें बोल सकते हैं सर रेजोनेंस हाइब्रिड में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव को दिखा रहे हैं। तो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि रेजोनेंस हाइब्रिड को हम बनाते कैसे हैं, जितने भी आरएस आ रहा है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आ रहा है, उसी के कॉम्बिनेशन। इसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं यहाँ पे, ये न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। तो एक में न्यूट्रल है, एक में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लोग पार्शियल दिखाते हैं। जब भी रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाते हैं उसमें लोग पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव ही दिखाएंगे यहाँ पे। दैट इज एक न्यूट्रल है, एक में चार्ज आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो लोग कंबाइन करके दिखाते हैं, हम लोग पार्शियल दिखा देते हैं यहाँ पे, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। नेक्स्ट है यहाँ पे इसी का जो फर्स्ट हम लोग के देख रहे थे डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद डबल बॉन्ड, उसी का नेक्स्ट एग्जांपल है। सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, वो कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे देखना है कि दोनों डबल बॉन्ड कैसे आ रहा है, यहाँ पे अल्टरनेट आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड आ रहा है। और दोनों डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेट आ रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेशन में है वो दोनों। और अगर कंजुगेशन में आ रहा है वहां पे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रेजोनेंस का प्रोसेस हो पाएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछ लिया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, चार ऑप्शन दे देगा, वहां पे पूछा जाएगा कि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस का प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे मैं बनाऊँ, यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है या नहीं है, कंजुगेशन में है या नहीं है। ये नहीं है, ये अल्टरनेट नहीं आ रहा है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल आ रहा है, उसके बाद आ रहा है, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अब देखना कि यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंबल ये होता है। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, मैं ये एरो का यूज किया हुआ है यहाँ पे। इस एरो का मीनिंग होता है कि दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इस अगर इस एरो का यूज करते हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े होगे सब लोग, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे हम लोग इस एरो का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखना कि जब ये दोनों डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है तो यहाँ पे रेजोनेंस का प्रोसेस हो पाएगा। और जब रेजोनेंस का प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग दिखाते कैसे, यहाँ पे किसी भी पाई बॉन्ड को इस तरीके से मूव कराता है। यहाँ पे हम लोग इस पाई बॉन्ड को इधर मूव करा दो, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। या इसको उल्टा भी मूव करा सकते थे इस केस में। जब इस जो केस यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, इसको ओपन चेन में ले रहे थे, इसी को यहाँ पे हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में देख रहे थे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, ध्यान से देखना है यहाँ पे।
इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन का पाई बॉन्ड यहाँ से चला गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, इस कार्बन पे। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जब पाई बॉन्ड को ओपन कर रहे हैं तो कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, ये चीजें पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया, पाई बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया। यही दोनों एक दूसरे का क्या रहता है, यहाँ पे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर RS। अब इसी दोनों को कंबाइन करके, अब इसमें कोई और दूसरा RS नहीं पॉसिबल है, यहाँ पे 2 ही पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में होते हैं। इसी दोनों को मिला करके हम लोग क्या बनाता है, यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखना है कि रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाता है, ध्यान से देखना। इसको मैं अगर नंबरिंग कर दूं, अगर यहाँ पर भी 1 2 3 4 1 2 3 4, इस केस में देखना है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे 1 2 के बीच भी है, 2 3 के बीच भी है, और 3 4 के बीच भी है। यहाँ पे इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर होगा वो 1 2 कार्बन के बीच भी होगा, 2 3 भी होगा, 3 4 के बीच भी होगा। इसको हम पार्शियल में कैसे दिखेंगे, यहाँ भी पार्शियल पाई बॉन्ड, इधर भी पार्शियल पाई बॉन्ड, इधर भी पार्शियल पाई बॉन्ड। इधर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, उधर को पार्शियल नहीं दिखाना है। तो डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में था, 2 3 के बीच में यहाँ पे आ गया, और 3 4 के बीच में यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव दिखा दो, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव दिखा देंगे। तो यही जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, RH, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको भी नोट कर लोगे यहाँ पे। मैंने देखना है कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस हो रहा है तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और उसका फिर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना रहेगा। तो अभी इसने स्ट्रक्चर में देखते हैं। इस कंपाउंड का तो नेम सबको पता होगा, बेंजीन। ऊपर वाले कंपाउंड का नेम क्या था, सही है, वो क्या रहेगा वहां पे, दो डबल बॉन्ड है तो वहां पे एक्स्ट्रा क्या लगा, एक वर्ड एक्स्ट्रा लगा लो, ये साइक्लोहेक्सा 1 सही है। वैसे ये नेमिंग सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसका जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा तो वहाँ पे स्ट्रक्चर ही सिर्फ नहीं दिया, हो सकता है नेम ही गिवन हो, तो नेम पता होना चाहिए। अब देखना है कि ये तो बेंजीन है, अब यहाँ पे देखना है कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। रेजोनेंस होगा, कैसे पता करेंगे, तीनों डबल बॉन्ड कैसे आ रहा है, अल्टरनेट आ रहा है। तो जहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड अल्टरनेट आ रहा हो वहां पे क्या होगा, रेजोनेंस का प्रोसेस हो पाएगा। हम लोग सिंपली बताएंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। अब जब रेजोनेंस हो रहा है इस केस में, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। जहाँ पे रेजोनेंस ही नहीं होगा तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, बट अगर कहीं पे रेजोनेंस हो रहा है तो वहां पे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ कर पाएंगे। अब देखने की जब रिंग में अगर कंटिन्यू डबल बॉन्ड पूरे रिंग में आ रहा है, यहाँ पे इसमें लोग यहाँ पे चार्ज नहीं दिखाते, यहाँ पे जो तीनों पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन है, ये इसके साथ अल्टरनेट, ये इसके साथ अल्टरनेट। यहाँ पे जो हम लोग पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन दिखाएंगे, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, और ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा यहाँ पे। यही जब पाई बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे पाई बॉन्ड अगर मैं नंबरिंग कर दूं इस केस में भी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पोजीशन सेम रखना है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके बीच में था, 1 2 के बीच में, 3 4 5 6 के बीच में। यहाँ पे 2 3 4 5 और 1 6 के बीच में आ रहा है। यहाँ पे यही जो दो स्ट्रक्चर बन रहा है एक दूसरे का, ये क्या रहा था यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
अब फिर से देखें यहाँ पे है, यहाँ पे जो एक्चुअल में डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहोगे यहाँ पे, तो एक्चुअल में जो डबल बॉन्ड है वो हर पोजीशन पे डबल बॉन्ड करेक्टर है। इसमें 1 2 के बीच में है, इसमें 2 3 के बीच में है, इसमें 3 4 के बीच में है, 4 5 के बीच में है, 5 6 के बीच में है, 6 1 के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड करेक्टर हर एक पोजीशन पे है वहां पे। इसी का जब डबल बॉन्ड करेक्टर वो दिखाते हैं यहाँ पे है, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, इधर भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, इधर भी डबल बॉन्ड रहेगा, इधर भी डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे। यही क्या आ रहा है यहाँ पे, रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पे जो बेंजीन आ रहा है यहाँ पे जो मुझे स्ट्रक्चर दिखा रहा है इस केस में, ये क्या रहता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। बट बेंजीन का स्ट्रक्चर मुझे बहुत ज्यादा ड्रॉ करना होता है। वैसे हम लोग जनरली डॉटेड लाइन का यूज करके रेजोनेंस हाइब्रिड को दिखाते हैं, बट बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ड्रॉ करना होता है हम लोगों को, तो डॉटेड लाइन से ना दिखा करके हम लोग डायरेक्टली क्या कर देते हैं, वहां पे सर्कल बना देते हैं। तो यहाँ पे सर्कल का मतलब क्या है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड को इंडिकेट कर रहा है, ना कि कोई ऑक्सीजन एटम बीच में रख दिया गया है। यहाँ पे कोई बीच में ऑक्सीजन एटम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे स्टार्ट में पूछते हैं जब रेजोनेंस का नहीं पढ़े होते हैं वो, ये इसका मतलब क्या है सर, वो ऑक्सीजन एटम तो बीच में नहीं है, वो तो ऑक्सीजन एटम बीच में नहीं है उसका मतलब क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। इस टाइप से उसका मीनिंग है यहाँ पे। 1 2 ये जो दो स्ट्रक्चर आ रहा है इसके बीच में क्या रिलेशन था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको और क्या बोल देते हैं हम लोग, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसका दूसरा नेम क्या था, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये भी याद रखना है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि वर्ड आ जाए तो पता ही नहीं रहे कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या रहता है। और बेंजीन के केस में इसको एक और स्पेशल नाम देते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम लोग केकुले स्ट्रक्चर। ये सिर्फ बेंजीन के केस में रहता है। यहाँ पे जो बेंजीन का एक दूसरे का आरएस रहता है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केकुले स्ट्रक्चर। केकुले स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है कि बेंजीन के केस में ही बोलेंगे, और इन जनरल क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये भी क्या बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड ही है ये। डॉटेड डॉटेड लाइन से ना दिखा करके हम लोग वहां पे सॉलिड लाइन का यूज कर रहे हैं, सर्कल बना दे रहे हैं वहां पे। अब इसमें देखो एक चीज और समझ सकते हैं यहाँ पे हम लोग, मैं ऊपर ही ड्रॉ कर देता हूँ इसके लिए। अब देखोगे ध्यान से यहाँ पे कि जो पाई बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे एक्चुअल में, अगर इस टाइप का, ये भी क्या है, बेंजीन नहीं है यहाँ पे है। अब क्या करना है, ये जो बेंजीन आ रहा है यहाँ पे जो रेजोनेंस का प्रोसेस हो रहा है, तो रेजोनेंस किसी भी मॉलिक्यूल में होता ही क्यों है यहाँ पे, इसके लिए मैंने अभी बता रखा था। उसके लिए फिर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड कैसे बन रहा होगा, लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग से। इसके पाई बॉन्ड को ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पे हम लोग, इसके पाई बॉन्ड को इस टाइप से दिखा सकते हैं यहाँ पे। इसी के बीच ओवरलैपिंग हुआ होगा तो फिर ये पाई बॉन्ड बना होगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे देखें इस केस में, इसमें भी क्या रहेगा यहाँ पे, इसके बीच में पाई बॉन्ड बना होगा यहाँ पे, ये ओवरलैपिंग हुआ होगा तभी पाई बॉन्ड बना होगा। और ये जो पाई बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, इसके बीच भी ओवरलैपिंग हुआ होगा यहाँ पे, तभी ये पाई बॉन्ड बन रहा है। अब देखना यहाँ पे कि जितने डिस्टेंस पे ये दोनों ऑर्बिटल है, जितने डिस्टेंस पे ये दोनों का जितने डिस्टेंस पे है, उतने डिस्टेंस पे ये दोनों ऑर्बिटल भी है। तो यहाँ पे अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो सकता है, बिल्कुल हम लोग यहाँ पर भी दिखा देंगे इस केस में ओवरलैपिंग, इसके बीच भी ओवरलैपिंग हो रहा होगा। बेसिकली हम लोग दिखा रहे हैं 2D में, बट एक्चुअल में ये कैसे रहता है, जैसे कि यही जो आ रहा है ऑर्बिटल, तो एक्चुअल में परपेंडिकुलर आता है इस टाइप, और इस टाइप से ओवरलैप करता है मतलब। ये 3D फिगर में पूछना था। और इसके बीच भी क्या होगा, ओवरलैपिंग हो रहा होगा यहाँ पे। तो पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, ओवरलैपिंग के कारण पाई बॉन्ड यहाँ पर भी बन गया, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड था और ओवरलैपिंग के कारण यहाँ भी पाई बॉन्ड बन रहा है।
यहाँ पर पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग के कारण यहाँ भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा। इसी को बोलते हैं वो बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम। इसको भी नीचे ड्रॉ कर लो अलग से, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये टॉपिक आता है GUC1 GUC2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 में 50% पोर्शन जो है सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है और 50% में इनऑर्गेनिक और फिजिकल आता है। तो 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसको समझने के लिए GOC1 GOC2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश करो इसका एक भी लेक्चर मिस ना हो। तो देखते आगे हम लोग यहाँ पे, इसको तो नीचे नोट कर चुके होंगे। हम लोग देख रहे थे फर्स्ट कंडीशन, मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ डबल बॉन्ड। सेकंड कंजुगेशन क्या था इसका, डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ पॉइंट आ रहा था। सेकंड पॉइंट देखना यहाँ पे है, डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज। एक तो पता चल गया कि जहां कहीं भी डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट आ रहा है, कंजुगेशन में आ रहा है, तो वहां पे रेजोनेंस हो पाएगा। और रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ कर पाएंगे, हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, इसको ध्यान से देखना था यहाँ पे, इसको भी देख लोगे पहले उसके बाद नोट करोगे आगे। अब यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखना है ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद जो एटम है उस पे पॉजिटिव चार्ज है। हम लोग बोलेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ रहा है। यहाँ पे कैसे चेक करना है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद जो एटम उस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में रेजोनेंस में है यहाँ पे। और जब यहाँ पे ये दोनों कंजुगेशन में आ रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस का प्रोसेस हो पाएगा। अब इसको देखना है यहाँ पे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है यहाँ पे, बताओ इसमें। कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा 6। कैसे चेक करोगे यहाँ पे, चलो देखो मैं इसको अगर ओपन कर दूं हाइड्रोजन को यहाँ पे बॉन्ड के फॉर्म में दिखा दूं, 1 2 3, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले बाहर जा चुका होगा, बचा कितना 3, 4 में से एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया, बचा 3। अब 3 में से जो देखना है कि 3 तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, और 3 क्या कर रहा है इसमें, शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन के साथ। तो 3 खुद का और 3 शेयर कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया 6। तो अभी भी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो कार्बन है वो क्या चाहेगा, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा, यहाँ पे है ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो ये मूव कर जाता है यहाँ पे, तो इधर मूव करे क्योंकि ये ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, अभी 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। इसी को हम लोग दिखाते हैं, ये जो पाई बॉन्ड का मूवमेंट है इसको हम लोग इधर दिखा देते हैं यहाँ पे। और जैसे ये पाई बॉन्ड अगर डीलोकलाइज हो गया, मूव कर गया, डीलोकलाइज का मतलब क्या मैंने बताया था, फिक्स नहीं है, वो पोजीशन चेंज कर सकता है, डीलोकलाइजिंग। अब ये क्या होगा इसमें, यहाँ पे CH2, अब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। अब जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, इस कार्बन के पास पहले तो 3 बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड और गया, टोटल बॉन्ड कितना हो गया कार्बन के पास, 4 बॉन्ड हो गया, और टोटल 4 बॉन्ड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा टोटल 8।
इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इस कार्बन का एक पाई बॉन्ड यहाँ चला गया है, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे। यही जो होता है एक दूसरे का क्या रहता है यहाँ पे, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अभी अगर देखोगे डिटेल में थोड़ा अगर जाओगे इसमें, यहाँ पर भी रेजोनेंस क्यों हो रहा है, इसके लिए ऑर्बिटल डायग्राम सिंपल सा यहाँ पे ड्रॉ करके चेक कर सकते हो। CH2 पॉजिटिव चार्ज, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। हम लोग का मॉडल अभी डिस्कस नहीं हुआ केमिकल बॉन्डिंग का। जब मॉडल डिस्कस होगा, क्वेश्चन लगाओगे, तभी फिर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएगा, तो फिर आसानी से बता पाओगे। उसके क्वेश्चन भी लगाते रहो केमिकल। ये क्या रहा है sp2, और sp2 आ रहा है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी रहता है। हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वैकेंट p ऑर्बिटल। वो क्या है वहां पे, वैकेंट p ऑर्बिटल। वैकेंट p ऑर्बिटल। अब देख रहे हैं जो वैकेंट p ऑर्बिटल, जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड के पास क्या था, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है ग्रुप पर यहाँ पे। अब देखना कि जितने डिस्टेंस पे ये दोनों ऑर्बिटल है उतने डिस्टेंस पे ये दोनों भी रहता है। यहाँ पे अगर ओवरलैपिंग हो रहा है, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ओवरलैपिंग के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन देता है इस कार्बन को। यहाँ पे ओवरलैपिंग यहाँ भी दिखा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर भी अगर ओवरलैपिंग हो रहा है, इसका ओवरलैपिंग हो रहा है इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बन पाएगा। और यहाँ पर भी अगर पाई बॉन्ड बन रहा है, जो कि हम लोग इस केस में दिखा रहे हैं, पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे तो पाई बॉन्ड था ही, ये क्या रहा था, ऑर्बिटल डायग्राम से समझ पाते हैं। यहाँ पे अगर ओवरलैपिंग के कारण पाई बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग के कारण पाई बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बन पाएगा, जो कि इस केस में दिखा रहे हैं। ये तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम था, ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आ गया। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, खुद से सोचो एक मिनट यहाँ पे कि रेजोनेंस हाइब्रिड इसका कैसे बनाएंगे। तो जो कार्बन हाइड्रोजन एटम है, एटम तो सेम पोजीशन पे रहेगा। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। इसके इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड 1 2 कार्बन के बीच में था, अगर नंबरिंग कर दें, और यहाँ पे पाई बॉन्ड कहाँ पे आ गया, 2 3 के बीच में। इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि पाई बॉन्ड कैरेक्टर 1 2 के बीच भी होगा और 2 3 के बीच भी होगा। इसी को अगर एक ही स्ट्रक्चर में दिखाए तो हम इस तरीके से दिखा पाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन गया इसका, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो भी नोट कर लो यहाँ पे है। यहाँ पे देखना है कि जो डबल बॉन्ड है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कन्फिगरेशन में अगर है, तो रेजोनेंस का प्रोसेस होगा और उसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। नहीं दिख रहा है। तो दिक्कत है, अगर बहुत ज्यादा लार्ज लिखा है फिर पूरा बोर्ड पे तो लिखना नहीं है मुझे। देखो बाउंड्री लाइन इसमें दिया हुआ है, उतने में लिखना है, क्योंकि पूरा अगर बोर्ड पे लिखूंगा फिर जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनको भी पूरा दिखाई नहीं देगा फिर। चलो ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा लार्ज लिखने का। अभी नेक्स्ट है इसमें
अब इस स्ट्रक्चर में देखना है यहाँ पे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जहां जहां पॉजिटिव चार्ज है वहीं पे पार्शियल दिखाना है फाइनली रेजोनेंस एक्टिविटी में। बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ना तो इसमें है ना तो इसमें, बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे कोई भी पार्शियल पॉजिटिव नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे 1 कार्बन पे और यहाँ पे 3, इसमें यहाँ पे 1 और 3 पे ही पार्शियल पॉजिटिव दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है या नहीं है, रेजोनेंस में है या नहीं है। यहाँ का जो डबल बॉन्ड है इसके साथ रेजोनेंस में आ पा रहा है, कैसे चेक करना है, यहाँ पे चेक करते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद जो एटम था उसी पे पॉजिटिव चार्ज है, हम बोले थे यहाँ पे कंजुगेशन में है, रेजोनेंस में है। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ का जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद जो एटम है उसी पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पर भी हम लोग बोल पाएंगे कि ये क्या रेजोनेंस में आ रहा है। अब एक स्ट्रक्चर में अगर ऐसा बना लेता है यहाँ पे अगर, और यहाँ पे बोला जाता है कि पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है या नहीं इसके साथ, ये कंजुगेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर सिंगल आ रहा है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड उसके बाद जो एटम उसी पे पॉजिटिव चार्ज हो, तभी बोलेंगे ये क्या आ रहा है, कंजुगेशन में आ रहा है यहाँ पे। और कंजुगेशन में आ रहा है तभी क्या होगा, वहां पे रेजोनेंस का प्रोसेस हो पाएगा। इसको मैं बोलता हूँ ये कंजुगेशन में है या फिर रेजोनेंस में, ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ रहा है यहाँ पे। और जब यहाँ पे ये रेजोनेंस में ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर पाएंगे हम लोग। अब देखना कि यहाँ पे अगर ये रेजोनेंस में आ रहा है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसमें एरो का डायरेक्शन कैसे दिखा होगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ पे एरो का डायरेक्शन। यहाँ पे इस जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे थे। तो इसके पास भी अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट। तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पे इस कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट मींस एरो का डायरेक्शन वो इसके तरफ दिखा रहे हैं। एरो का डायरेक्शन दिखाने का मतलब क्या हो गया, अब पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया है, और पाई बॉन्ड जब इस पोजीशन पे आ गया, इस कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया जैसे कि इस केस में हो रहा था। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन का एक पाई पाई इलेक्ट्रॉन जो था, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर गया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और ये एक दूसरे का क्या रहता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत ही आसान सा है। अब इसी को कंबाइन करके रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या रहेगा इस केस में यहाँ पे, तो देखना है कि जो पाई बॉन्ड है उसको अगर मैं नंबरिंग कर दूं यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे ये 1 2 3, यहाँ पे पाई बॉन्ड किसके बीच में था, 1 2 के बीच में। यहाँ पे पाई बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है, 2 3 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर है 1 2 के बीच भी होगा और 2 3 के बीच भी होगा। उसी को अगर एक ही स्ट्रक्चर में दिखाना होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड वो दिखाएंगे यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में डेटलिस्ट यहाँ पे है और फिर इधर दिखाएंगे हम लोग। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा था, 1 पे या 3 पे, 2 पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो पार्शियल पॉजिटिव कहाँ पे दिखाएंगे हम लोग, 1 पे और 3 पे। ये क्या रहता है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। एक और एग्जांपल देख लेना था यहाँ पे। ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल इसको, अभी तक आज हम लोगों ने पढ़ा था, 2 केस पढ़ा था। पहला केस क्या था कि डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद डबल बॉन्ड, और दूसरा केस क्या था, डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो एग्जांपल है इसमें दोनों केस एक साथ आ रहा है। ये जो डबल बॉन्ड है ये देखना है कि दूसरे डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है या नहीं, वो आ रहा है कंजुगेशन में, चेक कर सकते हो।
अल्टरनेट आ रहा है दोनों डबल बॉन्ड। अब देखना कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है या नहीं है। ये भी कंजुगेशन में है, जैसे कि इस केस में आ रहा था वैसा यहाँ पर भी आ रहा है। ये दोनों डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है और ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में। हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन निकालेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ कंजुगेशन में है और ये डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में, दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज दोनों डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में रहता है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज दोनों डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है यहाँ पे। सबसे पहले देखोगे इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो एरो का डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे हम लोग, तो पाई बॉन्ड को हम लोग पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कराएंगे जिससे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखा पाएंगे फिर। अब जब पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव कर गया है तो पाई बॉन्ड यहाँ बन गया, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सिंपल सा। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया क्योंकि इस पाई बॉन्ड में तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, दैट मींस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड तो था ही होती है। आगे देखना यहाँ पे अभी, अब जो ये पाई बॉन्ड है, अब ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में आ गया यहाँ पे, और जब ये इसके साथ कंजुगेशन में आ गया यहाँ भी रेजोनेंस दिखा पाएंगे। ये पाई बॉन्ड को दिखाना है इसलिए इधर मूव कर जाएगा इसके साथ। ये क्या हो जाना अब यहाँ पे, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ पे तो पहले ही था, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन का एक पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इसमें यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ये तीनों एक दूसरे का क्या रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसी का रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है। इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे, अगर मैं नंबरिंग कर दूं यहाँ पे, ये क्या है 1 2 3 4 5, नंबरिंग सेम रखना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, और उसमें भी पॉइंट अगर देखोगे पीछे कि रेजोनेंस हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं सबका कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे देखना है इसमें डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा था 1 2 के बीच में, इसमें डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पे 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक 1 से लेके 5 तक डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है वहां पे। इसी का रेजोनेंस हाइब्रिड हम इस तरीके से दिखा पाएंगे। इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस किस पोजीशन पे दिखा हुआ है यहाँ पे 1 3 5 पे, 2 और 4 पे पॉजिटिव चार्ज नहीं जा रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज 5 पे, इसमें 3 पे, इसमें 1 पे है। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। आज का जो लोग 2 केस पढ़े थे, दोनों केस का कंबाइंड एग्जांपल था ये। इसमें यहाँ पे इसमें अगर आरएस पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ आरएस क्या आ रहा है, तो क्या बोल पाएंगे 3 आरएस 1 2 3, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे। तो ठीक है, बाकी का केस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसमें तो सॉल्व तो कर दिए होगे वैसे आईपीएससी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 2 सब लोग बहुत टाइम में किया है। सॉल्व नहीं किए तो आज का टाइम है, आज सॉल्व कर लोगे। आज इवनिंग में तो नहीं, लेकिन कल परसों तक में वो काम ला सकता है, वो बिल्कुल कर दिया जाएगा। और वहाँ पे हम डिस्कशन रखेंगे, जो रेगुलर क्लास है जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं जीओसी का, इसको तो वो रेगुलर क्लास में ही पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट पार्ट है।
है